डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं केस आपको सुनाने वाला हूँ वह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और जो एक्सप्लेन करती है कि भाग्य सर्वोपरि है और मानव का व्यवहार, खास करके उसकी एबनॉर्मलिटीज़, मानव व्यवहार की एबनॉर्मलिटीज़ किस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस खड़ी कर देती हैं कि व्यक्ति का, परिवार का पूरा भविष्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता हूँ, मेरे पिछले 54 साल के एक्सपीरियंस के कारण। यह घटना 2000 की है, जनवरी 2000। एक लड़का सुहेब नाम का, सुहेब इलियासी, जो बहुत पॉपुलर हुआ लेट 90s में अपनी एक टीवी सीरियल के कारण, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। उसने अपने पत्रकारिता की ट्रेनिंग इंग्लैंड से ली थी और वहीं पढ़ते वक्त उसका अपने एक साथी के साथ में, जिसका नाम अंजू था, उसके साथ में उसका, जिसे प्यार कहते हैं, वो हो गया और उन्होंने वहीं पे शादी कर ली। शादी करने के पश्चात वो हिंदुस्तान आए और यहाँ आकर के पहले उसने कुछ काम किया और बाद में अपना ये सीरियल इंडियाज़ मोस्ट वांटेड शुरू कर दिया। ये सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ। वो अपनी पत्नी के साथ में अपने घर में रहता था और उनके जो लड़की के पेरेंट्स थे वो भी दिल्ली में ही रहते थे, एक यूनेस्को बिल्डिंग के अंदर। लड़के के फादर भी यहीं थे और वो भी नई दिल्ली में ही रहा करते थे और ये दोनों अपना अलग से घर लेकर के और मयूर विहार के आसपास रहते थे। यह जो लड़की थी अंजू इलियासी, यह भी पत्रकार थी, लेकिन उसका स्वभाव, जो मुझे जिस वक्त पोस्टमार्टम हमारी मॉर्चरी में हो रहा था, हमारे ऑटोप्सी थिएटर में हो रहा था, उस वक्त ही उनके फादर जो मेरे पास आए जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कमरे में, और उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी बेटी को बहुत अचानक बहुत गुस्सा आता था अपनी माताजी की तरह। उनकी माँ को भी इस तरह का पीरियडिक गुस्से, जिसमें वो आपा खो देती थी, इस तरह के अटैक होते थे और उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी बेटी को भी इस तरह के अटैक आते रहे हैं, बहुत गुस्से के अटैक आते रहे हैं और उस स्थिति में कुछ भी कर बैठती थी। जो घटना बताई गई, जो इनक्वेस्ट पेपर में बाद में लाई गई, वो भी कुछ इस प्रकार की ही थी। सुहेल इलियासी और उनकी पत्नी दोनों अपने घर में रह रहे थे। बीच बीच में उनका झगड़ा होता था और झगड़ा ठीक इसी तरह से होता था कि अचानक ही उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, जो आधे घंटे तक रहता था और उसके बाद में वो शांत हो जाता था। इस समय वो आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते थे, फिजिकल असॉल्ट भी होता था, सब कुछ जैसा हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है उस तरह की सारी क्रियाएं होती थी। उस दिन, जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सुहेल इलियासी को PSOs मिले हुए थे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, 2। और ये 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो पुलिस के आदमी थे, वो हमेशा उसके साथ ही रहा करते थे। इवन जब ये घर पे भी होते थे तब भी वो इनके साथ ही होते थे, घर के आसपास ही या घर के अंदर। तो इस तरह से उनका पूरा सुरक्षा का अपना एक कवच था। अंजू इलियासी ने घटना के दिन, उसको बहुत गुस्सा आया। इनके एक बेटी भी थी,
एक बात नोट करने लायक है, इनके एक बेटी भी थी जिसका नाम आलिया था। जब इनको गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वो गुस्सा जो है अपने पति पे, सुहेल इलियासी पर निकालने लगे, तो उसी वक्त जब झगड़ा हो रहा था तो इन्होंने अपने साली से जो कनाडा में रहती थी उनसे भी बात की और ये कहा उनको कि मैं इसकी केयर कर लूँगा, वो फिर से पागल हो गई है, उसको पागलपन का अटैक पड़ गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसकी केयर ले लूँगा। लेकिन वो केयर नहीं ले पाए, बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बीच में फिर उनका फ़ोन आया, उन्होंने जानना चाहा, लेकिन अंजू ने फ़ोन छीन लिया और वो फ़ोन लटकता रहा और कुछ आवाज़ें शायद उनकी बहन तक, जो कनाडा से बोल रही थी उस वक्त, उन तक जाती रही। इससे में बात इतनी बढ़ गई कि अचानक अंजू इलियासी किचन में गई और वहाँ से एक बड़ा चाकू लेके आ गई। उस चाकू से उसने अपने पेट पर 2 वार किए। 2 वारों से एक वार काफ़ी डीप था, दूसरा थोड़ा सुपरफिशियल था। और इस स्थिति को देखते हुए जो सुहेब इलियासी था वो तुरंत घबरा गया और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए चला। बाकी भी गवाहों ने यही बताया था कि भाई उसके ब्लीडिंग नहीं ज़्यादा हो रही थी क्योंकि वुंड पेट के ऊपर था, पेट में जिफिस्टर्नम के नीचे नाभि के आसपास था और वहाँ से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। सुहेल की नज़रों में वहाँ से कुछ वाटरी कलर यूज़ कर रहा था जो सीरम रहा होगा। वह उनको लेकर के एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, शायद विरवानी नाम था, विरवानी हॉस्पिटल में गए। उन्होंने जब कहा कि हम नहीं मैनेज कर सकते तो वो उनको लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आ गए और ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ये बात थी 10 रात के 10 जनवरी 2000 के। 11 जनवरी को उनके फैमिली और बाकी लोग सब आ गए। इंक्वेस्ट का तय किया गया कि एसडीएम से करवाई जाए, सब रीजनल मजिस्ट्रेट से, क्योंकि 498 में कवर होती थी। 7 साल तक कोई भी डेथ अगर आफ्टर मैरिज होती है तो वो 498 में कवर हो जाती है। नेचुरल डेथ जो है, नेचुरल दोनों, और उसकी एसडीएम की इंक्वायरी होती है। तो एसडीएम ने इस केस की इंक्वेस्ट की, उन्होंने सबके बयान लिए और सब लिया और उन्होंने कहा कि ये पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया जाए। और ये नियम भी था कि कोई भी डेथ अगर विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज होती है तो उसमें डॉक्टरों का बोर्ड बनता था। तो तदनुसार मैंने कहा कि आप बोर्ड बना लीजिएगा। तो उन्होंने बोर्ड जो बनाया और उसमें एक ऐसा होता था, 3 हॉस्पिटल, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के 3 एक्सपर्ट्स लिए जाते थे। तो उसमें एक हमारे यहाँ के जो लेट डॉक्टर आर के शर्मा, स्वर्गीय डॉक्टर आर के शर्मा, उनकी डेथ हो गई, उनको लिया गया। और सफदरजंग हॉस्पिटल से वहाँ के उस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे अलेक्जेंडर खाखा, उनको लिया गया। और तीसरे थे डॉक्टर एलसी गुप्ता जो अरुण आसफ अली रोड पर काम करते थे, उनको लिया। इन 3 डॉक्टरों ने हमारे यहाँ पे आकर के और उस पोस्टमार्टम को किया। मैं भी वहाँ उपस्थित था। ये पोस्टमार्टम करने के बाद में इन्होंने सारी फाइंडिंग्स नोट की और फाइनल ओपिनियन देने के लिए इन्होंने 13 तारीख की डेट फिक्स की कि हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के कमरे में आ जाएंगे, यानी कि मेरे कमरे में आ जाएंगे और वहाँ पे उस रिपोर्ट को फाइनल करेंगे। ऐसा तीनों ने डिसाइड किया, लिखने का काम और सारा देने का काम। मीन टाइम एसडीएम ने कुछ क्वेश्चनेयर भी उनको दिए थे, कुछ पूछे थे कि भाई इन सवालों का जवाब दीजिएगा। तो उन्होंने सोचा कि ये भी जवाब सब साथ में ही हो जाएगा और उसके लिए 13 तारीख उन्होंने फिक्स कर ली। हमारा डिपार्टमेंट क्योंकि छोटा था, बड़ी स्पेस कम है, इसलिए प्राय सारी ऐसी मीटिंग्स मेरे कमरे में हुआ करती थी। 2 ही कमरे थे वहाँ पे एक्चुअली, एक पीएस बैठते थे, एक में मैं बैठता था। तो मेरे कमरे में ये तय हुआ कि वो सब मिलेंगे।
13 तारीख को सुबह डॉक्टर अलेक्जेंडर खाखा भी आ गए और डॉक्टर आर के शर्मा भी आ गए, लेकिन डॉक्टर RLC गुप्ता जो मेरे ही स्टूडेंट थे, वैसे उनका एग्जामिनर भी मैं ही था, वो नहीं आए। और उनसे संपर्क करने पर भी उन्होंने नहीं आने का ही कहा कि वो नहीं आएंगे, अपनी रिपोर्ट अलग से देंगे। ये होने के बाद में डॉक्टर अलेक्जेंडर खाखा ने और डॉक्टर RK शर्मा ने, दोनों ने उस रिपोर्ट को फाइनल किया और उन्होंने जो वूंड थे, 2 वूंड थे, वूंड नंबर 1 और वूंड नंबर 2। वूंड नंबर 1 जो है वो था जो 15.5 सेंटीमीटर डीप था, और वूंड नंबर 2 जो है वो खाली 3.2 सेंटीमीटर डीप था। सो नेचुरली एयरटा जो है वो 10 सेंटीमीटर के बाद में कभी भी नाइफ के कांटेक्ट में आ सकता है, इसलिए इसमें उसके रप्चर होने की संभावना, जो रप्चर था वो उसको अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। लेकिन जो दूसरा वूंड था, नंबर 2 वूंड, उसको इन्होंने हेजिटेशन वूंड का नाम दिया। किसी भी सुसाइड केस में प्राय हेजिटेशनल वूंड देखे जाते हैं। हेजिटेशनल वूंड्स हम उनको कहते हैं जब आदमी फाइनल मन बना करके गुस्से में या आवेश में आकर के मारने की कोशिश करता है, तो उस वक्त एक आधा पहला वूंड जो होता है वो सुपरफिशियल होता है, लेकिन उसके बाद में वो दूसरा जो वूंड मारेगा बहुत डीप होता है। तो उस फर्स्ट वूंड को कहा जाता है हेजिटेशनल वूंड। वो एक भी हो सकता है, कई बार 2-3 भी हो सकते हैं। दैट्स ए जहाँ पे आदमी अपने माइंड को स्ट्रेंथ दे रहा है टू इन्फ्लिक्ट द सुसाइडल वूंड। तो वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस में एक ही की संभावना थी, क्योंकि ये एक वेपन था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लंबे फलक्रम वाला वेपन था, तो नेचुरली उसमें ज़्यादा संभावनाएं यही रहती हैं कि वो एक आधा वूंड के बाद में ही फैटल जो वूंड होता है वो इन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। तो उसको उन्होंने कहा कि साहब ये हेजिटेशनल कट है और हेजिटेशनल वूंड है, और जो नंबर 1 था जो 10.5 सेंटीमीटर डीप जा रहा था, उसको उन्होंने कहा साहब ये फैटल वूंड है। अब दोनों की साइट और साइज देखते हुए वो वूंड बिल्कुल सुसाइडल लग रहा था। हिस्ट्री तो ऑफ कोर्स सुसाइडल की थी ही कि भाई उसको गुस्सा आया, बहुत गुस्से में आ जाती थी, वो अक्सर आती थी, और उनके फादर ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो अक्सर आती थी, और बाद में कोर्ट में भी उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। अपने स्टेटमेंट में कहा कि साहब वो अपना आपा खो देती थी, मतलब वो गुस्से में आ जाती थी, टेम्पर लूज कर जाती थी, और उस स्थिति में वो कुछ भी कर सकती थी। उनके भाई थे, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया कोर्ट में भी कि भाई वो उसको इस तरह का अटैक आता था, और इस अटैक में वो कुछ भी कर सकती थी, बहुत गुस्से में रहती थी, और आधे घंटे से घंटे भर तक लास्ट करता था। इस तरह का बयान उनका भी था, इस चीज़ को सपोर्ट करने को कि उसको अचानक ही बहुत गुस्सा आता था। अब तो उस बात का एक, और वुंड की सारी जो स्ट्रेटनेस और वो सब जो थी, उनको देखते हुए ये बहुत ही सुसाइड की संभावना ही बनती थी, होमिसाइड की कोई संभावना उस वुंड में डॉक्टर RK शर्मा और उनको डॉक्टर अलेक्जेंडर खाका को नज़र नहीं आई, और उन्होंने वही कॉज ऑफ डेथ दिया। लेकिन LC गुप्ता ने उसके 2-3 महीने बाद अगस्त में अपनी रिपोर्ट भेजी, प्रेषित की, और उसमें उन्होंने इसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया और कहा कि नहीं, ये होमिसाइडल वुंड है, सुसाइडल वुंड तो ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता। वहीं से सारी प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन जो एक्सपर्ट्स में है वो हो गया, वो आपस में रिकंसाइल नहीं कर पाए, तो ट्रायल शुरू हुई, और ट्रायल में जो सेशंस कोर्ट था उन्होंने उनको मर्डर की सज़ा दे दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। अब सुहेब इलासी गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जब उसने सब ओपिनियन वगैरह सब देखे, कंसिडर किए, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है, मैंने पढ़ा बहुत सारा, बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन हाई कोर्ट ने लिखा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये केस होमिसाइड नहीं लगता है, ये सुसाइड है, और कोर्ट ने उनको सुहेब इलासी को एक्विटल दे दिया। लेकिन इस प्रोसेस में 18 साल चले गए।
तो सुहेब इलायची की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। 18 साल प्रीमियम 18 ईयर्स थे, और उसके बीच में और पारिवारिक कई आपस में झगड़े होते रहे, ब्लेम काउंटर ब्लेम चलते रहे। लेकिन फाइनली सुहेब इलियासी को जो है जस्टिस मिला, दो इट वाज टू लेट आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल बाद इंसिडेंट के। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि ये कंडीशन क्या कहलाती है, क्योंकि लोगों को ये विश्वास करना बहुत बार मुश्किल हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या गुस्से वाली जो स्थिति है वो क्या चीज़ है। इसको हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर यह 1.7 to 6% तक लोगों में होता है। यानी कि हम में से 100 लोग अगर लेंगे कोई भी, तो उसमें से 1.7 to 6% तक इस सिंड्रोम से, इस डिजीज से, इस बीमारी से सफ़र कर सकते हैं, इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव सिंड्रोम को या डिसऑर्डर को। अब ये डिसऑर्डर करेक्टरिस्टिक फीचर इसके ये होते हैं, उस व्यक्ति को बार बार, एक तो इसकी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि बार बार ये होते हैं, यानी कि एक बार लाइफ में हो गया, बार बार होगा, इंटरमिटेंटली होगा। और जब गुस्सा आएगा तो इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि अपना आपा छोड़ देगा, सराउंडिंग्स उसका रेगुलेशन ख़त्म हो जाता है, एंड देन उसका पूरा माइंड जो है वो गुस्से से बड़ा बहुत ज़्यादा हाईली, जैसे कहते हैं, गुस्से के इमोशन से भर जाता है, और उस वक्त उसको नज़र नहीं आता क्या करना है नहीं करना है। और इस स्थिति में वो फिजिकल असाल्ट भी करने लगता है, वाक युद्ध भी करने लगता है, फिजिकली असाल्ट भी करने लगता है। कोई वेपन वगैरह पड़ा है तो वेपन खुद को भी मार सकता है, दूसरे को भी मार सकता है, इवन आसपास में कोई डॉग वगैरह घर का पालतू एनिमल है उसको भी मार सकता है। इसकी ऑर्डिनरीली ड्यूरेशन 30 से 60 मिनट की होती है, लेकिन फिर भी ये वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, और कितना प्रोवोकेशन मिल रहा है। अगर आप बिल्कुल नहीं रिएक्ट कर रहे हैं तो शायद 30 मिनट से 60 मिनट तक ये शांत हो जाए, लेकिन अगर बीच में थोड़ा प्रोवोकेशन हो जाता है तो वो साइक्लिक बन जाता है, चलता रहता है, काफ़ी टाइम तक लास्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और बहुत से क्राइम या हस्बैंड वाइफ के झगड़े जो होते हैं, जहाँ पे मिसहैप हो जाता है, हाथ तोड़ लेते हैं, टांग तोड़ लेते हैं, खुद की या दूसरे अपने पार्टनर की, या बच्चों पे कभी कभी अटैक कर देते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, ये अनकॉमन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि फॉरेंसिक साइकेट्री की कोई अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये सब झगड़े के अंदर चलता है, तो उसका कोई नया डायग्नोसिस हो पाता है। और सेकेंडली मज़ेदार बात यह है, यह कंडीशन ट्रीटेबल है। बहुत से साइकोलॉजिकल कंडीशंस ट्रीटेबल नहीं होती, पर लकीली ये जो है, ये इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर जो है ये ट्रीटेबल है। ये मेडिसिन को भी रिस्पॉन्स करता है, साइकोथेरेपी को भी रिस्पॉन्स कर जाता है। तो ये, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन होना और उस पेशेंट को ये तैयार कर लेना कि यस मेरे में ये है, और साइकेट्रिस्ट तक या साइकोलॉजिस्ट तक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तक ले जाना और उसका साइकोथेरेपी करवाना या कुछ मेडिकेशन करवाना, वो एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम रहता है इस तरह के लोगों से। तो मेरा ये दो चीज़ कहने का इसमें इंटरेस्ट था, एक उस केस का, और दूसरा ये कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर is a reality, it does occur, and it was a classical case of a intermittent explosive। अब ये अक्सर हेरिडिटी से होता है, तो उसकी मदर को भी इस तरह का था, ऐसा के फादर ने बताया, मेरे को बताया, मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे को, उन्होंने बताया था। तो यानी कि दिस वाज इनहेरिटेड वन। और उन्होंने ये भी बताया, ये भी शायद हो कि उनकी जो दो दूसरी बहनें हैं उनमें भी हो, और उनका ब्रदर जो था, सगा ब्रदर, उसने भी ये कहा कि हाँ इस तरह उनका अटैक आते थे और तब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी, ये कुछ भी डैमेज कर लेती थी। तो फैक्चुअली स्पीकिंग शी वाज सफरिंग फ्रॉम इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। समय पे अगर उसमें मेडिसिन कोई हेल्प, लेकिन हमारे यहाँ तो अवेयरनेस है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। इवन बाहर की कंट्रीज़ में बहुत कम अवेयरनेस है, बिकॉज पीपल लाइक टू विजिट एनी प्लेस, not the psychiatrist or psychologist. Thank you very much.